तो बच्चों देखो, कविता के बहाने शीर्षक है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो बच्चों देखो, कविता के बहाने में कवि आधुनिक युग में कविता के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। कवि को लगता है जैसे आधुनिक युग में कविता का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि आज का युग यंत्रों का युग हो गया है। यंत्रों के युग के सामने लोगों के दिलों में कविता का कोई वजूद नहीं है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं, कविता एक स्वच्छंद उड़ान है, अर्थात मन के भावों का उड़ना है। जब हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होते हैं और हम उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वह स्वच्छंद रूप से कविता बन जाती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है। वह अपने निश्चित सीमा तक जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, लेकिन मानव के दिल में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावनाओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वो पार होती हैं। उनकी सीमा तक या उनके था तक जाने का प्रयास नहीं हो सकता है, उसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चिड़िया की उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रत्येक जगह पर आज़ादी से विचरण कर सकती है, अर्थात प्रत्येक विषय पर, वस्तु पर या किसी भी चीज को देखकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उस विषय पर हम अपने भावनाओं को स्वच्छंद रूप से लिख सकते हैं। इसको हम किसी सीमा में बांध नहीं सकते। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, तो कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं जानती है। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, चाहे हम बाहर हों भीतर हों, चाहे इस घर में उस घर में हों, यहाँ कवि कहना चाहता है कि कविता की कोई जगह नहीं होती है। चिड़िया का एक निश्चित स्थान होता है, वह पंख लगाकर उड़ सकती है, लेकिन हमारे हृदय में जो भाव भरे होते हैं उन भावनाओं को हम पंख लगाकर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, अर्थात कविता लिख सकते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया कुछ नहीं जानती है। चिड़िया के तो पंख होते हैं, जब वह उड़ना चाहते हैं तो अपने एक निश्चित सीमा को पार कर लेते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चिड़िया की गति का एक सीमा होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहती है। लेकिन जो हमारे मन में भाव हैं उन भावनाओं को कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, इसलिए हमारे मन के भावों को चिड़िया भी पहचान नहीं सकती है। कहने का तात्पर्य है कि आज यांत्रिकता का युग आ गया है। यांत्रिक युग में हमारे हृदय के जो भाव हैं वो कहीं न कहीं उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसका वजूद खतरे में है, उसका अस्तित्व दब जाना चाहता है। इस तरह से कवि बताना चाहता है कि चिड़िया की एक सीमा होती है, वह अपनी सीमा तक उड़कर पार कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय में जो भाव होते हैं यदि उन भावनाओं को हम कविता के रूप में व्यक्त करें तो हम पंख लगाकर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, उसको किसी भी बंधन में बाधा नहीं जा सकता, क्योंकि मन के भाव स्वच्छंद होते हैं। मन के भावों को किसी बंधन से बाधा या रोका नहीं जा सकता है। तो कवि कुंवर नारायण जी इसमें आधुनिक समय को देखकर कविता के वजूद को लेकर आशंकित हैं। उन्हें लगता है कि यांत्रिकता के दबाव में कहीं कविता समाप्त ना हो जाए, अर्थात कविता का कोई महत्व ना रह जाए। लेकिन कवि ने कविता को पूर्ण बताया है कि कविता कभी अधूरी नहीं होती है। कविता की उड़ान चिड़िया भी नहीं जानती कि कहाँ तक वह जा सकती है, अर्थात हम किस विषय तक, कहाँ तक, किस विषय पर अपनी कविता लिख सकते हैं, अपने भाव को उड़ेल सकते हैं। इसके मानव के हृदय की गहराइयों को, उसके था को कोई जान नहीं सकता। तो काला पक्ष क्या होगा काव्य सौंदर्य में। संपूर्ण पद में चिड़िया शब्द पर जोर देकर पद को भावपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। भाषा सरल सहज प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। तुकबंदी के कारण गेयता के गुण विद्यमान हो गए हैं। और कवि ने यहाँ प्रश्न अलंकार किया, क्योंकि बार बार प्रश्न कर रहा है कि कविता
में पंख लगाकर चिड़िया नहीं उड़ सकती है। अर्थात मानव के मन में जो भाव है, कहाँ तक उसकी गहराइयाँ हैं, उसके हृदय की गहराई को चिड़िया भी पता नहीं लगा सकती है। तो इस तरह से कविता में चिड़िया से मानव के हृदय की भावनाओं को चिड़िया से तुलना किया गया है और इसके समाधान को दर्शाना चाहता है कि जिससे कविता का सौंदर्य उत्पन्न हो सके। संपूर्ण पद में यथार्थता का गुण विद्यमान है, क्योंकि जैसे जैसे भौतिकवादी युग आया है, यंत्रों का युग आ गया है, यंत्रों के आगे लोग कविता को महत्व नहीं देते, अर्थात अपने हृदय में निहित भाव को महत्व नहीं देते, वो केवल धन दौलत को ही महत्व देना चाहते हैं। तो आगे पंक्ति है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। देखो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण जी कविता को एक फूल के समान बताते हुए कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कवि कहता है कि कविता एक फूल के समान है, लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जानता है कि कब यह कविता रूपी फूल खिलेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फूल के खिलने का एक निश्चित सीमा होता है, एक समय होता है, अपने निश्चित समय पर फूल खिल जाता है, लेकिन हमारे हृदय में वह कविता रूपी फूल कब खिलेगा, कब हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होंगे और उन भावनाओं को हम व्यक्त करेंगे, तो यह निश्चित समय नहीं होता है। लेकिन फूलों का एक निश्चित समय होता है और वे अपने निश्चित समय पर खिल जाते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि कविता का खिलना, कविता रूपी फूल का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल को भी यह नहीं पता होता है कि कविता कब खिलेगी, अर्थात कविता मानव के हृदय से कब बाहर निकलेगी। बाहर भीतर इस घर उस घर। कवि कहता कि जब फूल मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन कविता का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह कभी मुरझाता नहीं है। कब खिलेगा इसका भी भरोसा नहीं है। यदि वह खिल गया तो जीवन पर्यंत बना रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस बाहर भीतर इस घर उस घर, तो कवि कहता है कि कविता एक खेल के समान है, चाहे इस घर में हो चाहे उस घर में, किसी अर्थात किसी भी हृदय में हो, वह फूलों की तरह खिल सकता है बिना मुरझाए महकने के माने। कवि कहता है फूल का एक निश्चित समय होता है, खिलता है और निश्चित समय पर अपने सुगंध को वातावरण में बांटकर वातावरण को सुगंधित कर देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका सुगंध भी खत्म हो जाता है और फूल की खिली हुई पंखुड़ियां भी मुरझाकर मिट्टी में मिल जाती हैं, वह उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। लेकिन कविता क्या है, बिना मुरझाए महकने। कविता रूपी फूल तो हमेशा खिला रहता, वह समय के साथ कभी मुरझाता नहीं। उसका अलौकिक सुगंध अर्थात भावना रूपी सुगंध हमेशा विद्यमान रहता है, वह कभी दूर नहीं होता। कवि कहता है कि कविता क्या है, कब खिलेगा, उसका सुगंध क्या है, वह लोगों के हृदय को आनंदित कैसे करता अपने सुगंध से। फूल इसके विषय में कुछ नहीं जानता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर वा घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कुंवर नारायण जी कविता को एक खेल के समान बताते हुए कहते हैं कि कविता रूपी खेल को शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से ही हम कविता रूपी खेल को खेल सकते हैं। यदि हमारे पास शब्द नहीं होगा तो कविता रूपी खेल को हम आसानी से खेल नहीं सकते। अर्थात अगर हमारे पास भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होगा तो हम अपने हृदय में निहित भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं और कविता रूपी खेल को खेला नहीं जा सकता। कहने का आशय आसानी से कविता लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि कविता जो है केवल शब्दों का खेल है। शब्दों के द्वारा ही कविता का निर्माण किया जा सकता है। तो बाहर भीतर या घर वा घर। कवि कहते हैं जिस प्रकार बच्चों के खेल की किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है, उनके सपने असीम होते हैं, वे अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है जिनके खेलने में जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य आदि सब कविता के विषय बन सकते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी
सब कविता के विषय बन सकते हैं। जिस तरह से बच्चों का खेल खेलने का कोई निश्चित सीमा नहीं होता है, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो केवल अपने घर की सीमा में ही बंधे नहीं होते हैं, पास पड़ोस भी जाकर उन खेल खेलते हैं। उन्हें पास पड़ोस अन्य घर भी अपने घर के सामान लगते हैं। तो सब घर एक कर देने के माने कि सब घर एक समान होता है। बच्चे किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बंधते हैं, ना उन्हें बांधा जा सकता है। उन्हें लगता है कि चाहे हमारा घर हो चाहे पड़ोसी का घर हो, सब एक है और स्वच्छंदता पूर्वक वे अपना घर समझकर खेलते हैं। उनके लिए सारी पृथ्वी एक समान है। उन्हें पृथ्वी में या अर्थात अपने घर या दूसरे के घर में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उसी तरह कविता भी शब्दों रूपी खेल है। कविता को हम शब्द रूपी खेल से आसानी से खेल सकते हैं, चाहे वो हमारे दिल में उत्पन्न हो, हृदय में भाव उत्पन्न हो या अन्य किसी के। उसे जो है बच्चों के समान हम बिना बंधन के स्वच्छंद गति से खेल सकते हैं, क्योंकि कविता शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। काव्य का सौंदर्य देखिए बच्चों, तो प्रस्तुत कविता में सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में अनुप्रास अलंकार आया है। संपूर्ण पद में एक लय विद्यमान है। कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि यदि ऐसे आधुनिक यंत्रों का युग रहेगा, हम यंत्रों को ही महत्व देंगे, यानी भौतिकवादी बनते जाएंगे, अपने दिल के भावनाओं को महत्व नहीं देंगे, तो एक दिन कविता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कविता का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो इस तरह से कविता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कवि फूल और बच्चों के माध्यम पर कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है।